फिल्म की शुरुआत फ्लोरिडा शहर से होती है, जहां हम एक छोटा सा कैफे देखते हैं जिसमें एक 17 साल की लड़की जिसका नाम लिसा है काम करती है। वह सभी कस्टमर्स के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती है, जिससे उसका बॉस उससे बहुत खुश रहता है। काम खत्म करने के बाद लिसा हर दिन की तरह घर जा रही होती है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर उदासी दिखाई देती है। आमतौर पर जब लोग काम खत्म करके घर जाते हैं तो उनके चेहरे पर खुशी होती है, लेकिन लिसा के लिए घर का मतलब कुछ और ही था, क्योंकि उसके लिए वो घर किसी नरक से कम नहीं था। रास्ते में वह अपने साथ हो रही बुरी चीजों के बारे में सोचती है और तभी हम एक आदमी को देखते हैं। अब यह आदमी कौन है, यह हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। जब वह जा रही होती है तो एक सुनसान सड़क पर उसे एक काली कार दिखती है जो उसे बहुत डराती है। वह अपनी साइकिल की स्पीड बढ़ा देती है और तेजी से वहां से भागती है और सीधे अपने घर पर जाकर रुकती है। वहां हमें पता चलता है कि यह लिसा का घर नहीं है। वह अपनी नानी और उनके बॉयफ्रेंड मॉरिस के साथ रहती है। मॉरिस वही आदमी है जिसके बारे में लिसा थोड़ी देर पहले सोच रही थी। मॉरिस लिसा की नानी को पैसों से मदद करता है और बदले में उसे हर रात लिसा के रूम में जाने की इजाजत मिलती है। एक दिन इन सबसे परेशान होकर लिसा एक सुसाइड नोट लिखती है, लेकिन अपनी जान लेने की हिम्मत नहीं कर पाती। यहाँ हमें पता चलता है कि लिसा की माँ ने उसे सिर्फ 14 साल की उम्र में उसकी नानी के घर भेज दिया था। लिसा हमेशा सोचती थी कि उसकी नानी की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए वह अपनी पूरी सैलरी उन्हें दे देती थी ताकि उन्हें मॉरिस की मदद की जरूरत न पड़े। लेकिन ये सब करने के बाद भी आज तक कुछ नहीं बदला था। अगले दिन लिसा अपनी छोटी बहन को कॉल करती है और कहती है कि वह अब और वहाँ नहीं रहना चाहती। उसे वह जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अपनी छोटी बहन से बात करते हुए वह अपनी माँ से भी बात करती है। लिसा अपनी माँ को सब कुछ बता देती है कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है, लेकिन ये सब सुनने के बाद भी उसकी माँ कहती है चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें वहीं रहना होगा और अपनी नानी का साथ देना होगा, और ये कहकर वह फोन काट देती है। अब ये साफ हो जाता है कि लिसा की माँ को पहले से ही सब कुछ पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब हम देखते हैं कि लिसा की जिंदगी पूरी तरह नरक बन चुकी थी, लेकिन क्या इससे भी बुरा कुछ हो सकता था। अगले दिन जब वह कैफे से निकलती है तो उसे फिर से वही काली कार दिखाई देती है जो उसने पिछली रात देखी थी। इस बार वह कार उसका पीछा करना शुरू कर देती है। जब वह अपनी साइकिल को तेज चलाना शुरू करती है तो वह कार भी उसकी स्पीड के साथ साथ तेज हो जाती है। लिसा लगातार उस कार की तरफ देखती हुई साइकिल चला रही थी और तभी हम देखते हैं कि एक आदमी पीछे से आता है और उसे पकड़कर किडनैप कर लेता है। वह आदमी लिसा को एक काली रंग की कार में ले जाता है और उसके साथ बहुत ही बुरी चीजें करता है, और इतना ही नहीं, इसके बाद वह उसे एक फ्लैट में ले जाता है। जब वह आदमी उसे कार में लाता है तो वह उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है ताकि लिसा उसका चेहरा न देख सके। जब वह उसे कार में ले जा रहा होता है, लिसा को बिल्कुल नहीं पता होता कि वह आदमी उसे कहाँ ले जा रहा है और उसके साथ क्या करने वाला है। वह आदमी उसे शहर से बहुत दूर एक सुनसान अपार्टमेंट में ले जाता है, जहाँ वह फिर से उसके साथ बहुत बुरी चीजें करता है। अब लिसा समझ जाती है कि यह आदमी सामान्य नहीं है, यह एक साइको है। फिर लिसा सोचती है कि यह पहली बार नहीं है जब उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है। इस तरह की चीजें तो उसके नानी के घर में भी अक्सर होती थी। अब लिसा के लिए सबसे जरूरी चीज है जिंदा रहना, और वह यह भी सोचने लगी है कि वह वहाँ से कैसे भाग सकी है। अब हम देखते हैं कि वह आदमी उसके साथ बहुत बुरा करता है, लेकिन इसके बावजूद लिसा उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आती है। वह उससे प्यार से बात करती है और बार बार सॉरी कहती रहती है। यहाँ लिसा यह सोचती है कि शायद किसी लड़की ने उस आदमी के साथ बहुत बुरा किया होगा, इसलिए वह इस तरह का साइको बन गया है। लिसा उससे कहती है किसी ने जरूर तुम्हें धोखा दिया होगा, वरना तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो। और इसी तरह लिसा अपनी बातों से उस आदमी को मैनिपुलेट करना शुरू कर देती है। वह आदमी उसकी बातों में आने लगा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब लिसा घर नहीं लौटती तो उसकी नानी जाकर मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाती है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। पुलिस सबसे पहले लिसा की माँ के पास जाती है, जो कहती है कि लिसा जरूर अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई होगी। ये सब सुनकर पुलिस वाले वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी लिसा की छोटी बहन कहती है मेरी बहन ऐसी नहीं है, वह कभी नहीं भागेगी, जरूर उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, कृपया मेरी बहन की मदद करें, वह बहुत बड़ी मुसीबत में है। पुलिस उस कैफे में जाती है जहाँ लिसा काम करती थी, और वहाँ उसका बॉस भी उन्हें बताता है कि लिसा बहुत अच्छी और बहुत मेहनती लड़की थी, वह कभी भाग नहीं सकती। अब सीन फिर से उसी अपार्टमेंट पर शिफ्ट होता है जहाँ लिसा को बंद करके रखा गया है। यहाँ हम देखते हैं कि लिसा की आंखों पर पट्टी बंधी हुई होती है, फिर भी लिसा माहौल को समझने की कोशिश कर रही होती है और हर चीज को अपने दिमाग में बिठा रही होती है। जब वह आदमी उसके पास आता है तो वह उससे बात करने की कोशिश करती है, और यहाँ हम देखते हैं कि लिसा को समझ आ जाता है कि यह आदमी मानसिक रूप से बहुत कमजोर है। वह बार बार उसका चेहरा छूती है ताकि वह यह अंदाजा लगा सके कि असल में वह दिखता कैसा है। लिसा उस आदमी की बार बार तारीफ करती है, कहती है कि वह बहुत अच्छा इंसान है। लिसा यह सब इसलिए करती है ताकि वह उसका भरोसा जीत सके। यहाँ लिसा उस आदमी को अपने बीमार पिता की एक झूठी कहानी भी सुनाती है। वह कहती है कि उसके अलावा इस दुनिया में उसका कोई नहीं है और उसके पिता भी बहुत बीमार हैं। वह यह सब इसलिए कहती है ताकि वह आदमी उस पर तरस खाए और उसे छोड़ दे, लेकिन वह आदमी इतनी आसानी से लिसा की बातों पर भरोसा करने वाला नहीं था। फिर भी एक वक्त ऐसा आता है जब वह लिसा के हाथ खोल देता है। यहाँ हम देखते हैं कि लिसा को समझ आ गया था कि कोई भी गलत हरकत उसे गोली मरवा सकती है, क्योंकि वह आदमी 24 घंटे लिसा के साथ रहता था। अब लिसा धीरे धीरे उस घर में अपने होने के सबूत छोड़ना शुरू करती है। वह अपने हेयर पिन्स निकालकर पलंग के नीचे फेंक देती है। उसके बाद वह बाथरूम जाने का
बहाना बनाती है, जहाँ वह शीशे पर अपने फिंगरप्रिंट्स छोड़ देती है और वहाँ बाथरूम में उसे एक जोड़ी जूते भी दिखते हैं जिनका रंग वह अच्छे से याद कर लेती है। जब लिसा ये सब कर रही होती है तो वह आदमी समझ आता है कि लिसा ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया है। वह जबरदस्ती दरवाजा खोलकर अंदर आता है, लेकिन लिसा यहाँ बहुत नॉर्मल तरीके से रिएक्ट करती है। वह ऐसा दिखाती है कि वह उस आदमी की बहुत फिक्र करती है। एक रात जब वह आदमी सो रहा होता है तो लिसा चुपचाप उठती है और उसके फोन से कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन कॉल करने से पहले ही वह आदमी जाग जाता है और लिसा को पकड़ लेता है। वह आदमी लिसा से कहता है, तुम बहुत चालाक बन रही हो। यहाँ हम देखते हैं कि वह आदमी बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाता है। वह लिसा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन लिसा कहती है कि वह तो बस अपने बीमार पिता का हालचाल जानने के लिए कॉल कर रही थी और उसने कुछ और नहीं किया। वह कहती है कि वह सिर्फ अपने पापा को बताना चाहती थी कि वह बहुत खुश है और उन्हें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। लिसा की ये इमोशनल बातें सुनकर वह आदमी भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है और शांत हो जाता है। एक दिन जब वह आदमी लिसा के पास आता है तो लिसा उससे कहती है, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी और मैं अपनी मर्जी से तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी। मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी और तुम्हारे साथ रहूंगी। ये सारी बातें सुनकर वह पागल आदमी लिसा से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और उसे छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्लोरिडा पुलिस डिपार्टमेंट में उन्हें एक सीरियल किलर के बारे में पता चलता है जिसने पिछले 6 महीनों में कई लड़कियों को मार डाला था। वही आदमी यह न्यूज भी देख रहा होता है और उसी समय वह सोचता है कि यह सही समय है लीजा को छोड़ने का, क्योंकि पुलिस इतनी बड़ी केस को सुलझाने में बिजी है और अभी पुलिस छोटे केस पर ध्यान नहीं देगी और वैसे भी लीजा ने उसे ठीक से देखा भी नहीं है तो वह उसकी पहचान नहीं कर पाएगी। यह सब सोचते हुए वह आदमी लीजा को उसी कार में बैठाकर एक सुनसान जगह ले जाता है। उस सुनसान जगह पर पहुंचकर एक बार फिर वह आदमी अपना माइंड बदल देता है और अब वह लीजा को शूट करने का सोचता है, लेकिन लीजा उसे कहती है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, प्लीज मुझे मत मारो। लीजा की बातों से वह साइको आदमी इमोशनल हो जाता है। फिर वह लीजा से कहता है, ठीक है, लेकिन अगर पुलिस तुमसे कुछ पूछे तो तुम उन्हें कहना कि मैं ब्लैक हूँ और मेरी हाइट छोटी है। यह कहकर वह उसे छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। लीजा भी वहाँ से भाग जाती है और अपने घर वापस जाती है, जहाँ वह अपनी दादी को बताती है कि एक आदमी ने उसे किडनैप कर लिया था, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। अब यहाँ हम देखते हैं कि लीजा की दादी ने पहले ही पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवा रखी थी, तो वह पुलिस को कॉल करती है और बताती है कि लीजा वापस आ गई है। उनकी दादी को लगता है कि पुलिस भी लीजा की बातों पर यकीन नहीं करेगी, लेकिन वहाँ मौजूद इंस्पेक्टर लीजा से एक बार बात करना चाहता है। पुलिस वाले जानना चाहते हैं कि आखिर लीजा के साथ क्या हुआ। लीजा उन्हें सब कुछ बताती है जो उसके साथ हुआ था, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। वह सब कहते हैं कि अगर उसके साथ सच में कुछ हुआ है तो उसके शरीर पर कोई निशान क्यों नहीं है, और अगर उसके हाथ पैर खुले थे तो उसने भागने की कोशिश क्यों नहीं की या उसने चिल्लाया क्यों नहीं। लेकिन लीजा बताती है कि वह आदमी पूरा साइको था और मेंटल तौर पर अनस्टेबल था। उसके पास गन भी थी जिससे वह बार बार उसे मारने की धमकी दे रहा था, इसीलिए उसने कुछ नहीं किया, वरना वह आदमी उसे शूट कर सकता था। लेकिन वहाँ बैठे ऑफिसर्स ये सोचने लगते हैं कि लीजा यह सब मीडिया अटेंशन पाने के लिए बना रही है। 2 लेडी ऑफिसर्स ये भी सोचती हैं कि लीजा बहुत ज्यादा टीवी शोज देखती है, इसीलिए वह ऐसी स्टोरीज बना सकती है और एक परफेक्ट स्टोरी बता रही है। अब हम देखते हैं कि लीजा बिल्कुल चुप हो जाती है और पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि कोई भी उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं कर रहा। लेकिन लीजा बहुत लकी थी। अब हम देखते हैं कि वहाँ एक डिटेक्टिव टीम भी मौजूद थी जो उसी सीरियल किलर केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी, जिसने पिछले 6 महीनों में कई लड़कियों की जान ले ली थी। लेकिन पुलिस के पास अभी भी उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं था और ना ही ऐसा कोई पैटर्न था जिसे फॉलो करके पुलिस उस सीरियल किलर को पकड़ सके। इसी वजह से यह केस सॉल्व करना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था। दूसरी ओर लीजा को इतना चुप देखकर एक लेडी ऑफिसर डिटेक्टिव लैरी से हेल्प मांगती है। लैरी लीजा के पास जाता है, लेकिन वह पूरी तरह से साइलेंट थी और अब किसी से बात नहीं करना चाहती थी। लेकिन लैरी अपनी बेटी की एक पिक्चर अपनी पॉकेट से निकालता है और उसे दिखाता है ताकि लीजा उससे कनेक्शन महसूस करे और खुलकर उससे बात करे। वह लीजा से कहता है, मुझे सब कुछ बताओ जो तुम्हारे साथ हुआ, स्टेप बाय स्टेप। लीजा सब कुछ बताना शुरू करती है, जैसे उस आदमी की ब्लैक कार थी जिसके अंदर रेड कारपेट बिछा हुआ था, उसके घर में 22 सीढ़ियां थी, कार के अंदर मैग्नम लिखा था, उसके घर में एक वाटर बेड भी था, वह आदमी फेयर स्किन्ड था और लेफ्ट हैंडेड था, उसके पास गन भी थी। यह सब सुनकर लैरी को यकीन हो जाता है कि लीजा झूठ नहीं बोल रही है। वह तुरंत लीजा के केस पर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देता है। लेकिन जब बात हिप्नोसिस की आती है तो उसके घर फोन किया जाता है परमिशन के लिए, जहाँ मॉरिस उसके पिता बनकर बात करता है और साफ मना कर देता है। लैरी सोचता है कि कैसा पिता है जो अपनी बेटी की परवाह भी नहीं करता। वह लीजा से मॉरिस के बारे में पूछता है और जानना चाहता है कि वह ऐसा क्यों है। आखिरकार लीजा मान जाती है और लैरी को मॉरिस की सच्चाई बता देती है। लैरी तुरंत लीजा की दादी के घर जाता है और मॉरिस को भी अरेस्ट कर लेता है। अब हम देखते हैं कि पूरी टीम लीजा के केस की बहुत गहराई से जांच कर रही है। लीजा ने जो भी डिटेल्स बताई थी वे सब लैरी के माइंड में घूम रही होती हैं। वह बस एक ही बात सोच रहा होता है, क्या हो सकता है कि वही किडनैपर सीरियल किलर भी हो, क्योंकि सारे पॉइंट्स उसी सीरियल किलर से मैच हो रहे थे। यह सब कंफर्म करने के लिए वह लीजा के कपड़े फोरेंसिक लैब में भेजता है और जब फोरेंसिक रिपोर्ट आती है तो लैरी को पूरी तरह यकीन हो जाता है कि वही सीरियल किलर है। अब लैरी लीजा को उसी जगह लेकर जाता है जहाँ उस आदमी ने उसे छोड़ा था। लीजा लैरी की कार में बैठती है और अपनी आंखें बंद करके सब कुछ दोबारा महसूस करती है
है जो उस रात हुआ था। लीजा लैरी को उस गैस स्टेशन तक लेकर जाती है जहां उस आदमी ने फ्यूल भरवाया था। पुलिस उस स्टेशन की कैमरास चेक करती है और उन्हें एक बहुत बड़ा एविडेंस मिल जाता है। जो स्केच लीजा ने उस किडनैपर का बनाया था वह सीसीटीवी फुटेज में दिखने वाले चेहरे से एग्जैक्टली मैच करता है। उस आदमी का पोस्टर प्रिंट करवा कर हर जगह चिपका दिया जाता है। अब पुलिस उस आदमी को ट्रैक करने लगती है और कुछ समय बाद कोइंसिडेंस से एक पुलिस ऑफिसर उसे देख लेता है। वे उस आदमी के पास जाते हैं और कहते हैं, सर हमें एक कार थेफ्ट रिपोर्ट मिली है और हमें आपकी कार की फोटो लेनी है। वे उस आदमी की कार के साथ फोटो क्लिक करते हैं और उसे जाने देते हैं। उसकी फोटो लीजा को दिखाई जाती है और वह आदमी को पहचान लेती है और कंफर्म करती है कि वही उसका किडनैपर है। इसके बाद पुलिस तुरंत उस आदमी के घर पहुंच जाती है और वहां उन्हें 22 सीढ़ियां मिलती हैं। घर में दाखिल होने के बाद उन्हें वह क्लिप भी मिलती है जो लीजा ने फेंकी थी और लीजा के फिंगरप्रिंट्स भी मिलते हैं जो उसने जानबूझकर पीछे छोड़ दिए थे। इतने सारे एविडेंस मिलने के बाद पुलिस उस आदमी का पीछा पागलों की तरह शुरू कर देती है और आखिरकार वे उसे पकड़ लेते हैं क्योंकि वह खुलेआम घूम रहा था। उसी समय बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स उसे चारों ओर से गन पॉइंट पर घेर लेते हैं और आज यह बड़ा क्रिमिनल अरेस्ट हो जाता है। यह सब होने के बाद लैरी लीजा को सारी खबर देता है, जिसके बाद सब लोग लीजा की बहादुरी पर ताली बजाते हैं। लीजा ने न सिर्फ अपने लिए न्याय पाया बल्कि उन मासूम लड़कियों के लिए भी जिन्हें वह सीरियल किलर मार चुका था और आने वाले क्राइम्स को भी रोका। अब हम देखते हैं कि लीजा अपनी दादी के घर वापस नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वह उसके लिए एक हेल जैसा था। तो लैरी लीजा की आंटी और अंकल से कांटेक्ट करता है और उन्हें वहां बुलाता है। लीजा के साथ इतना सब हो गया था लेकिन उसकी आंटी और अंकल को कुछ पता ही नहीं था। वे लीजा से सॉरी कहते हैं। उसकी आंटी और अंकल लैरी से कहते हैं कि वे लीजा का बहुत अच्छा ख्याल रखेंगे। लीजा लैरी को थैंक यू कहती है और यहाँ हम देखते हैं कि लैरी भी बहुत इमोशनल हो जाता है। कुछ समय बाद लीजा अपनी माँ को एक लेटर लिखती है। वह लिखती है, मॉम तुम हमेशा कहती थी कि मैं एक अच्छी जिंदगी के लायक नहीं हूँ, लेकिन मॉम तुम गलत थी। और वह हमेशा के लिए अपनी माँ को गुड बाय कह देती है। और अब हम देखते हैं कि उसकी माँ रियलाइज करती है कि उसने बहुत गलत किया था। अब लीजा के पास उसका अपना परिवार था, वैसा परिवार जिसकी उसे हमेशा तलाश थी। आज हम देखते हैं कि लीजा के पास सब कुछ था और आखिर में हम देखते हैं कि वह सीरियल किलर जिसका नाम बो था उसे उम्र कैद की सजा मिलती है। और हम देखते हैं लीजा को कुछ साल बाद, जो अब एक पुलिस ऑफिसर बन चुकी होती है और यहीं पर कहानी खत्म होती है।